नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ-साथ उन प्रश्नों को भी देखते हैं जो प्रश्न अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग-अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग-अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स का क्रम होता है। जब तक आप इकोनॉमिक्स को एक क्रम से नहीं पढ़ते हैं, तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन बने रहते हैं। सो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट आपके सिलेबस के अनुसार थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की आपको अगर जो समस्या आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0 के लिए बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश वर्ग 2, मध्य प्रदेश वर्ग 3, मध्य प्रदेश सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डित प्लस भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सो ईमानदारी से जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से 1.5-2 घंटे मुझे एप्लीकेशन पे आप फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। रुचि वर्मा जी, पुष्पा देवी जी, कृष्णा मिश्रा जी, शुभांकर कश्यप जी, रुद्र चौधरी जी, सुनीता गुप्ता जी, सर्वेश जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं क्लास, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया। तो देखिए, जब आप इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ते हैं तो वहां पे ये पढ़ते हैं कि देखिए, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं। अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती हैं? अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं। एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग किसी एक यूनिट का अध्ययन करते हैं, किसी एक इकाई का अध्ययन करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी एक परिवार का अध्ययन हो, या किसी एक व्यक्ति का अध्ययन हो, या किसी एक फर्म का अध्ययन हो, या किसी एक उद्योग का अध्ययन हो, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जैसे जब हम लोग राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निकाली जाती है। राष्ट्रीय आय आपकी पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निकाली जाती है। उसी तरीके से प्रति व्यक्ति आय आपकी पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निकाली जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, रेगनर फ्रिश। तो याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा कि प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे शब्द का प्रयोग किया। तो रेगनर फ्रिश। और अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं। अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं होती हैं।
एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी एक व्यक्ति के आय व्यय कैसे हैं, एक फर्म किस तरीके से उत्पादन कर रही है, क्या लागत है, क्या आय है, या किसी एक उद्योग का अध्ययन करते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय शामिल होता है। जैसे अब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था की ही बात होती है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्रियों ने समूह के बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न को करिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो देखिए समूह बाजार का मतलब ये है कि समूह बाजार की स्थिति ये होगी कि अब बाजार में बाजार में जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उसके मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा होगा, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर। जैसे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप होता नहीं है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है और यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान होती है। तो समूह बाजार की जो अवधारणा दिया था वो एडम स्मिथ ने दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं और कीमतों का निर्धारण होगा वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होगा, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यही बात डेविड रिकार्डो ने भी कहा और यही बात जेके गैल्ब्रेथ ने भी कहा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेके गैल्ब्रेथ, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित में से अर्थशास्त्रियों के किस समूह ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। तो आप सभी लोग को पता ही होता है कि बाजार अर्थव्यवस्था मतलब पूर्ण प्रतियोगिता की बात होगी और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होगा, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये बात कही गई थी एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जेके गैल्ब्रेथ के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं में यह पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए, आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया था। आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया था। आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया था। आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत, तो आवश्यकता विहीनता का जो सिद्धांत दिया गया था वो जेके मेहता साहब के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं ना वो असीम है। मतलब मनुष्य आप अपने ऊपर लीजिए कि जैसे आप भी तो चाहते हैं ना कि हम कार खरीद ले, हम एरोप्लेन खरीद ले, लेकिन क्या आप सभी चीजों को खरीद पाएंगे, तो नहीं खरीद पाएंगे ना। तो यही बात जेके मेहता साहब ने कहा है कि आप अपनी इच्छाओं के आधार से वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी इच्छा को कम कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। ये जेके मेहता साहब ने अपनी आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत के अंतर्गत कहा था। तो एक लाइन की बात ध्यान से समझ लीजिएगा, जेके मेहता साहब ने आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि देखिए अगर जो आपको संतुष्टि पाना है तो मानव जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन उस आवश्यकता पे काबू करके आप संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है वह वस्तु से यह है। अब बार बार मैं कहता हूं कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, औसत उपयोगिता क्या होती है, औसत लागत क्या होती है, सीमांत आय क्या होती है, औसत आय क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़िए और ये छोटे छोटे टर्म होते हैं। अगर जो इन टर्मों को आप इकोनॉमिक्स में संभाल लेंगे ना तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगेगा, फिर इकोनॉमिक्स कुछ बचेगा नहीं। तो जितने भी छोटे छोटे टर्म आते हैं उसको ठीक से पढ़िए और ये तभी हो पाएगा जब बढ़िया से आप थियरी पढ़ेंगे। और जितने लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, जितना भी कंटेंट दे रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। बस ईमानदारी से जितनी भी क्लासेस, जितना भी कंटेंट एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है उसे फॉलो करिए और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस ले रहा हूँ
उसे फॉलो करिए। इससे बाहर आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता जो एक उपभोक्ता प्राप्त करता है वह वस्तु से यह है। तो क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां खरीदता है तो जो उसकी कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ क्या हुआ, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप 40 वस्तु खरीदे हैं, अब 40 इकाई की जगह पे एक इकाई और बढ़ा दीजिए, तो वही क्या हो जाएगी? आपकी सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब ये होता है कि जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वही सीमांत उपयोगिता होता है। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थापन वस्तुएं होती हैं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा क्या करनी चाहिए? अब देखिए, ये एग्जामिनर ने जो प्रश्न बनाया है ना, ये विवादित विवादित प्रश्न इन्होंने बना दिया है, इन्होंने कंट्रोवर्शियल प्रश्न बना दिया है। लेकिन ठीक है, ये जो कहना चाहते हैं इनकी भावनाओं को आप समझ लीजिए और उसी के आधार पे उत्तर दे दीजिए। सबसे पहले तो अगर जो हम आपसे कहें तो एक तरीके से इसको आप समझ लीजिए। फिर देखिए, प्रश्न करने को बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि सर चाय बनेगा तो भी तो दूध लगेगा ना, लेकिन फिर भी आप आसानी से समझ लीजिए कि जब घर में चाय बनता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध दे दिया जाता है और जो बड़े लोग होते हैं वो चाय पीते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चलिए दूध और चाय स्थापन वस्तु है। तो स्थापन वस्तुओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर जो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, जैसे दूध की कीमत में अगर जो वृद्धि होगी, दूध की कीमत में अगर जो वृद्धि होगी, तो जब कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग में कमी आती है, तो दूध की मांग में कमी आ जाएगी। तो जब दूध की मांग में कमी आएगी तो ऐसी स्थिति में लोग चाय की मांग को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो ये क्या होगा? स्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? धनात्मक होती है। और जब ये धनात्मक होगी तो क्या हो जाएगा कि चाय का मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? अब ये प्रश्न देखने में आसान लगता है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। ठीक है, ये देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। तो सबसे पहले तो जब आप लोग मांग का नियम पढ़ते हैं तो वहां पे ये बताया जाता है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता मांग को बढ़ाता है, ये बात सही होगी। और दूसरी तरफ ये भी पढ़ते हैं कि जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को कम करता है। और हम और आप यही तो काम करते हैं ना, हमारे पास पैसा ज्यादा आता है तो ज्यादा वस्तुएं खरीदते हैं और कम पैसा आता है, कम इनकम होता है तो कम वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की विशेष वस्तु होती है, गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात उपभोक्ता की आय में जब वृद्धि होती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को बढ़ाता नहीं है बल्कि वस्तु की मांग को कम कर लेता है, क्योंकि इसकी स्थापन वस्तु होती है। इसकी क्या होती है? स्थापन वस्तु होती है। जैसे हम आपसे कहें बाजरा, तो जब हमारे देश में लोगों के पास बाजरा, हमारे देश में लोगों के पास जब बहुत पैसा नहीं होता है, पैसा आज से 20-25-30 साल पहले नहीं था, तो लोग बाजरे का उपभोग करते थे। लेकिन जैसे ही देश में लोगों की आय में वृद्धि हुई, लोगों ने बाजरा खाना छोड़ करके गेहूं खाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात आटा खाना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब आय बढ़ी तो लोगों ने बाजरे की मांग को कम करके आटा की मांग को बढ़ा दिया। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और ये भी आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सभी निम्न श्रेणी की वस्तुएं गिफिन वस्तु नहीं होती है, लेकिन सभी गिफिन वस्तुएं निम्न श्रेणी की वस्तु होती है। ठीक है ना, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि सभी निम्न श्रेणी की वस्तुएं गिफिन वस्तु नहीं होगी, लेकिन सभी गिफिन वस्तुएं निम्न श्रेणी की वस्तु होगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो क्या होगा? अब देखिए, प्रश्न ये भी आसान लगेगा लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां होती हैं, थोड़ा आराम से करिए और इस प्रश्न को गलत नहीं करिएगा। क्या उत्तर आ रहे भाई बताइए? इजी सी बात है।
चलिए पहले मैं आप लोगों के उत्तर को थोड़ा सा देखूंगा। बिल्कुल ठीक है। जब उपभोक्ता की आय गिरती है, तो जितने भी डी बोल रहे हैं सबके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, डी वालों के लिए। अरे भाई, उपभोक्ता की आय में जब कमी आएगी तो उपभोक्ता अपना मांग बढ़ाएगा कैसे सर? ये तो बात गलत हो जाएगी ना। आय आय गिरेगा, अगर जो आपकी इनकम कम होगी तो आप वस्तुओं की कम मांग करेंगे ना। तो उपभोक्ता की आय गिरती है तो उपभोक्ता मांग बढ़ाएगा, थोड़ी मांग कम करेगा। निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग गिफिन वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो गिफिन वस्तुएं हमें यही बताती है कि जब उपभोक्ता की गिफिन वस्तुएं हमें दो कंडीशन बताती है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता इन वस्तुओं की मांग को कम कर लेता है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ बात यह भी सही होगी कि अगर जो उसकी आय में कमी आती है तो वो उस वस्तु की मांग को क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। बिल्कुल अपोजिट सही होता है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। श्रेष्ठकर वस्तुओं की मांग बढ़ेगी नहीं भैया, जब आय कम होगा तो श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग कैसे बढ़ेगी? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता मांग को बढ़ाता नहीं है बल्कि मांग को कम करता है। और वहीं गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती है, जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो उपभोक्ता मांग को कम नहीं करता है बल्कि मांग को बढ़ा देता है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि अर्थशास्त्र में मांग के निम्न लक्षण होते हैं। बताइए मांग के कौन कौन से लक्षण होते हैं? क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए इजी सी बात है। अब आपको अगर जो आपने इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मांग होता है वो तीन तत्वों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहली बात तो ये होगी, जैसे मान लीजिए हम कहें कि एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन आपकी मांग हो सकती है क्या? सबकी इच्छा है, इच्छा तो सबकी है, हमारी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है कि हम एरोप्लेन खरीद लेते। लेकिन एरोप्लेन खरीदने से ही, केवल सोचने से ही क्या ये आपकी मांग बन सकती है? नहीं बन सकती है, क्योंकि एरोप्लेन खरीदने के लिए आपके पास क्रय शक्ति नहीं है। तो जब किसी भी वस्तु का आप मांग करेंगे तो तीन तत्वों का होना जरूरी है। सबसे पहले कि आपको उस वस्तु की इच्छा कि वो वस्तु हमें खरीदनी है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कार खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आप एक कार खरीदने जा रहे हैं और कार के लिए 10 लाख रुपए आपको चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आपकी इच्छा है कि नहीं है कार खरीदने की। अब अगर जो कार खरीदने की आपकी इच्छा है तो आपके पास आय भी होना चाहिए, अर्थात 10 लाख रुपए आपके पास भी होनी चाहिए। और अब जब 10 लाख रुपए आपके पास है तो कार को खरीदने की तत्परता भी होनी चाहिए कि 10 लाख रुपए आप कार के शोरूम में लेके जाइए और फिर वहां पे आप 10 लाख रुपए जमा करके वहां से कार लेकर के चले आइए। तो मांग जो है वो व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की तत्परता और आय आय, ये तीन तत्वों से मिलकर के आप किसी वस्तु का मांग कर सकते हैं। केवल इच्छा होने से नहीं कहेंगे कि वो वस्तु की आप मांग कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होता है? खूबसूरत सा प्रश्न है, आराम से करिए और सभी लोग वीडियो को लाइक तो कर दीजिए यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। अब देखिए, अब अगर जो आपने बाजार को पढ़ा है, थियरी पढ़ी है आपने बाजार की, तो बाजार में इस प्रश्न को देखते ही तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं और यहाँ पे समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता और समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरों को उनके सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक दिया जाता है। लेकिन अगर जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की बात करें तो बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ पे समरूप वस्तु नहीं, समरूप वस्तु नहीं, बल्कि यहाँ पे विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है, विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है, विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो ये दूसरी बात हो गई। और फिर एक चीज और यहाँ पे आप समझिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एकाधिकार। तो एकाधिकार बाजार, एकाधिकार, तो एकाधिकार बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है।
ठीक है। तो ये 3 टर्म होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार को या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार को एकाधिकार ही समझते हैं। तो नहीं, एकाधिकार बिल्कुल मत समझिएगा। एकाधिकार प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का मतलब ये होता है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें अनेक विक्रेता होंगे लेकिन विभेदित वस्तु का उत्पादन होगा। और एकाधिकार बाजार की स्थिति का मतलब ये होगा कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें अकेला विक्रेता होता है और यहीं पे वस्तु विभेद पाया जाता है। और पूर्ण प्रतियोगिता मैंने आपको बता ही दिया। तो ये पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है। तो एक रूप उत्पादन, ठीक है। तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में मैंने बताया कि विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है, न कि समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए बाजार पढ़े होंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार, ये तीनों स्थिति आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। ये प्रश्न अगर जो आप पिछले 10 सालों का पेपर उठाएंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम ये प्रश्न आप लोगों के पेपर में आता है। बताइए कि किसी फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है। ठीक है, किसी फर्म की संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है भाई। तो अगर जो थोड़ा बहुत आपने इकोनॉमिक्स की थियरी को पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भैया थियरी जरूर पढ़िए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो थियरी को नहीं पढ़ रहे हैं, और थियरी को अगर जो आप नहीं पढ़ेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएंगी। और ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एसी वक्र, एसी वक्र। और यहाँ पे क्या होता है, ए आर बराबर होता है एम आर के, ए आर बराबर होता है एम आर के, एम आर के। ठीक है, यही तो कंडीशन होता है ना। तो फर्म के संतुलन की स्थिति यही होता है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बी काफी विविधता आ रही है। फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त क्या है। बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, संतुलन बिंदु पर एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटे। एमसी वक्र एमआर को नीचे से काटे। गलती हो रही है, गलती हो रही है यहाँ पे। ये नीचे से थोड़ी काटेगा भाई, एमसी वक्र एमआर को नीचे से थोड़ी काटता है। एमसी वक्र एमआर को नीचे से थोड़ी काटता है यार। कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो ये बात तो आपकी, ये एसी होगा ना, सॉरी ये एसी होगा। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ए सही है किंतु बी गलत है। ये तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए सही है। कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। और कोई भाई, काफी विविधता देखने को मिल रही है। कितने लोग हैं जो ए बोल रहे हैं, बताइए कितने लोग हैं जो ए बोल रहे हैं। ए वाले सभी लोग हाथ उठाइए। ए वाले कितने हैं। ठीक है, तो देखिए जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सबका उत्तर गलत है। अरे भाई एमसी वक्र एमआर को नीचे से ही तो काटता है ना। ये कंफ्यूजन के लिए मैं कभी कभी थोड़ा सा आप लोगों से कर देता हूँ कि भाई आपकी भी कंडीशन हम देखें कि आप कितने दृढ़ निश्चय हैं। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कि ए और बी दोनों आपका क्या है, सत्य है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि किसी फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त यह होती है कि एमआर जो है वो एमसी को काटे, एमआर जो है वो सॉरी एमआर एमसी के बराबर हो और संतुलन बिंदु पर एमसी वक्र एमआर को नीचे से काटे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है।
अरे भाई सीमांत लागत वक्र संतुलन बिंदु पर सीमांत आगम वक्र को काटता है ना नीचे से। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म। तो अब फिर आपको याद आना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की प्रॉपर्टीज बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता समरूप वस्तु का उत्पादन करेंगे, लेकिन किसी अल्पकाल में, जैसे अल्पकाल का मतलब होता है कि 0 से 16 महीने के बीच की बात हो, तो अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म भी कभी लाभ कमा सकते हैं, कभी हानि हो सकता है, और कभी ऐसी स्थिति आएगी कि जब ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इजी सी बात है ना। तो अल्पकाल में एक फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी अल्पकाल में एक फर्म लाभ भी कमा सकती है, हानि भी कमा सकती है, और न लाभ और न हानि की स्थिति हो सकती है। जैसे कोविड काल में आपने देखा, जैसे गेहूं की मंडी जब बंद हो गई, तो गेहूं की मंडी बंद हो गई तो कुछ बाजार ऐसे थे जो खुले थे, तो जहां बाजार खुला था वहां पे लोगों को लाभ ज्यादा हुआ, जहां पे नहीं खुला था वहां पे क्या हुआ कि हानि हुआ। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अब दीर्घकाल की बात हो रही है, तो दीर्घकाल साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्में केवल, बताइए दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्म केवल। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज यही होती है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों के द्वारा मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग के द्वारा कीमत का निर्धारण होगा, और एक उद्योग जो कीमत निर्धारित करेगा, जो कीमत निर्धारित उद्योग करेगा, उसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। सो दीर्घकाल के अंतर्गत हमेशा और हमेशा जो फर्में होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, वो सामान्य लाभ कमाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अल्पकाल के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता में कभी फर्म को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, न लाभ और न हानि दोनों की स्थिति में रह सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्में हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ कमाती हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। थोड़ा आराम से और धैर्य से इस प्रश्न को करिएगा, थोड़ा आराम से और धैर्य से इस प्रश्न को करिएगा। ये कह रहा है कि उस बाजार व्यवस्था का नाम बताइए जिसमें केवल एक क्रेता हो और एक विक्रेता हो, अर्थात खरीदने वाला भी एक हो और बेचने वाला भी एक हो। ठीक है, तो बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें खरीदने वाला एक है और बेचने वाला भी एक है, इसे ही हम लोग द्विपक्षीय एकाधिकार बोलते हैं। तो द्विपक्षीय एकाधिकार क्या होता है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार का मतलब होता है एक क्रेता एक विक्रेता, अर्थात एक वस्तु को खरीदने वाला है और एक वस्तु को बेचने वाला है। अगला प्रश्न, कि जब साधन बाजार में उत्पादन के साधनों का केवल एक क्रेता होता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ये भी बताइए। अब अगर जो आपने बाजार को पढ़ा है तो बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, है ना। बाजार को आपने पढ़ा है ठीक से तो इस प्रश्न का उत्तर ठीक से कर पाएंगे। बताइए भाई, कि जब साधन बाजार में उत्पादन के साधन का केवल एक क्रेता होता है। सभी लोग कमेंट करके इसका उदाहरण बताइए, मैं लगभग रोज बताता हूँ, आप लोग इसका उदाहरण जरूर करके बताइए। तो अगर जो वस्तु को बेचने वाला एक मात्र है और ये नहीं दिया है कि विक्रेता कितने हैं, तो हम मान लेंगे कि विक्रेता बहुत सारे हैं। तो बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें खरीदने वाला अकेला होता है और बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेता अधिकार का उदाहरण बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें एक खरीदने वाला हो बहुत सारे बेचने वाले हो, उसे क्रेता अधिकार बोलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की फल मंडी है। अगला प्रश्न, फल नहीं
उत्तर प्रदेश की जो मंडी है उसकी बात कर रहा हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संबंधी कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से गलत बताना है, यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है। अभी बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है, और मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमत का निर्धारण कौन करता है? कीमत का निर्धारण, प्राइस का निर्धारण उद्योग करता है मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे, और उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित किया गया है इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे मात्रा में प्रोडक्ट को बेच सकती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, कीमत 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 पर महत्वपूर्ण नियंत्रण, सभी लोग का उत्तर ठीक है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों का कीमत पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगला प्रश्न ये रहा कि सीमांत साधन लागत सदा औसत साधन लागत के बराबर ही होती है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अब देखिए इजी सी बात है, इजी सी बात है, थोड़ा आराम से करिएगा। कि सीमांत साधन लागत सदा औसत साधन लागत के बराबर ही होता है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बी काफी विविधता आ रही है। तो देखिए अभी बार बार इसी कॉन्सेप्ट से बार बार प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत चूंकि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है, कोई एक फर्म कीमत को निर्धारित नहीं कर सकती है। बाजार में बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है, न कि कीमत को निर्धारित करने वाली होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे जो कीमत का निर्धारण हुआ है उसी कीमत पर अपने प्रोडक्ट को जितने चाहे मार्केट में बेच सकती है। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें पूर्ति वक्र कैसा होता है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अति अल्प बाजार का उदाहरण कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण बताइए। अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण बताइए। तो देखिए अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण है मछली की मंडी। मछली मंडी, मछली की मंडी जो है वो अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण है। देखिए जैसे अगर जो बात करें जो लोग मछली मंडी में जाते हैं मछली बेचने के लिए, वो अमूमन क्या करते हैं कि 4 बजे तालाब जाएंगे और 4 बजे वो मछली को निकालेंगे और मार्केट में मान लीजिए कि 4 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक ये लोग मछली बेचते हैं। ठीक है, बेचते हैं, है कि नहीं। किसी दिन ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि 100 क्विंटल वो मछली लेकर के मार्केट में गए, 100 क्विंटल वो मछली मार्केट में लेकर के गए और 7 बजते बजते अब उनका पूरा का पूरा 100 क्विंटल मछली बिक गया। तो अब ये जो व्यक्ति है क्या ये फिर मार्केट में दोबारा मछली ला सकता है? क्योंकि अब दोबारा मार्केट में मछली लाने के लिए उसे फिर तालाब जाना पड़ेगा, मछली निकालना पड़ेगा, फिर मार्केट में लेके आना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा करता है तो उसके बाद रात के 10-11 बज जाएंगे, फिर मंडी ही बंद हो जाएगी। तो अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत जो पूर्ति होती है वो पूर्तियां बेलोचदार होती है, अर्थात पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अति अल्पकालीन बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उत्पादक पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, जैसे मछली की मंडी। तो मछली की मंडी में अमूमन 4 बजे से 9 बजे तक मछली बिकती है। तो सपोज करिए कि कोई एक व्यापारी गया 100 कुंटल मछली लेके, 7 बजे तक उसकी मछली बिक गई, तो अब वो चाहेगा कि हम अपने पूर्ति में परिवर्तन और ज्यादा मात्रा में मछली मार्केट में ला दो, तो वो ला पाएगा? नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसे फिर जाना पड़ेगा तालाब, फिर तालाब से मछली निकाल के लाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अति अल्पकालीन बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें विक्रेता का पूर्तिया बेलोचदार होता है, अर्थात वो पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि किस के रोजगार सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय क्या है? ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया, छोटा सा बच्चों वाला प्रश्न है भाई।
किन्स ने क्या बोल दिया बताइए। तो किन्स ने कहा ना कि हमें अगर जो मंदी से निपटना है तो हमें सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना चाहिए, अर्थात सरकार को अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए। मंदी से निपटने के लिए किन्स ने राजकोषीय नीति पे बल दिया था। और मंदी कब आती है? मंदी तब आती है जब अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे चला जाए और अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्रियाएं स्थिर हो जाए, तो उसे ही हम लोग मंदी बोलते हैं। तो किन्स ने बोला था कि देखिए भैया, अगर जो अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे है तो ऐसी स्थिति में सरकार को अर्थव्यवस्था में व्यय बढ़ाना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था में व्यय बढ़ेगा तो एक तरफ मांग बढ़ेगी और एक तरफ मांग बढ़ेगी तो फिर दूसरी तरफ उत्पादक भी आएंगे, मांग और पूर्ति दोनों बढ़ेगी, मांग और पूर्ति बढ़ेगी तो वित्तीय क्रियाएं होंगी, वित्तीय क्रियाएं होंगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि क्लासिकल प्रणाली के लक्षण हैं। क्लासिकल प्रणाली के क्या लक्षण है बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास एक रणनीति के तहत लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। एक क्रम से थियरी को जरूर पढ़िए, साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के वहां पे नोट्स भी दिए जा रहे हैं, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, गलतियों को पहचानिए, सुधार करिए, प्रीवियस ईयर और करंट सारी चीजें दी जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। ईमानदारी से 1.5-2 घंटे आप मुझे वहां फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स डायरेक्ट आप वहां से परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। टेस्ट नहीं देंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत जरूरी है, करंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें दी जा रही हैं मात्र और मात्र एडमिशन फीस 2000 रुपए है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। ईमानदारी से आप मुझे वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए, 1.5-2 घंटे वहां, 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, सब सी बोल रहे हैं क्या? तो जितने भी सी बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक होगा कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि मौद्रिक कारक उत्पादन एवं रोजगार को निर्धारित करते हैं। नहीं भैया, मुद्रा की बात क्लासिकल अर्थशास्त्री शुरू में करते ही नहीं है। मौद्रिक वो वास्तविक कारक को मानते हैं, मौद्रिक कारक को नहीं मानते। हाँ, ये बात उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में साम्य की स्थिति पाई जाती है और अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में असाम्य उत्पन्न होता है तो बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। प्रत्यक्ष उसके बाद प्रत्यक्ष विकास पर राज्य की कार्यवाही नहीं भैया, ये बात तो आपके वैगनर साहब करते हैं, ये गलत हो जाएगा। राज्य के नियंत्रण की अनुपस्थिति में बाजार के माध्यम से परिस्थितियों का इष्टतम उपयोग, बात बिल्कुल ठीक है। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, गैलब्रेथ ने यही बोला था ना कि देखिए अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति जैसी रहेगी, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग करेगा, सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहला और चौथा ठीक है। अगला प्रश्न है कि रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब चलिए भैया, रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत किसने, कौन कौन याद आना चाहिए यहाँ पे? एडम स्मिथ आने चाहिए, डेविड रिकार्डो याद आने चाहिए, जेस्मिथ साहब याद आने चाहिए। चलिए, अगर वो लोग याद आ रहे हैं तो बताइए कि उनकी मान्यता कौन कौन सी है। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, देयाधिकार, ये बाजार की जितनी भी चीजें हैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। फिर अगर जो आप आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि की तरफ जाएंगे तो सोलो साहब का, हैरेड डोमर मॉडल का, उसमें फिर आपको हैबरलर का, उसमें आपको अलेक्जेंडर हैमिल्टन फेडरिक लिस्ट का, उसमें आपको हैक्शर ओहलिन का, उसमें आपको डेविड रिकार्डो का, उसमें आपको एडम स्मिथ का, इस सबकी मान्यताओं को याद रखना चाहिए। और याद रखने का मतलब ये है कि एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको चीजें पता चल जाएंगी, क्योंकि जितनी भी मान्यता है सब एक दूसरे से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है और थोड़ी बहुत चीजें अलग हैं। तो एक बार अगर जो तल्लीनता से पढ़ लिए तो ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। बहुत लोगों को लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा अगर मेहनत से पढ़ते हैं तो।
देखिए, क्लासिकल सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पे आधारित है, बिल्कुल ठीक है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बोला तो था ना कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, और अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में कोई असंतुलन उत्पन्न होता है तो बहुत सारे क्रिया प्रतिक्रिया अर्थव्यवस्था में स्वतः ही क्रियाशील हो जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था साम्य की स्थिति में आ जाती है। तो ये बात तो आपकी ठीक हो जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता का क्लासिकीय संस्करण एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है। नहीं भैया, अनैच्छिक बेरोजगारी की बात किन्स साहब जब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए कहते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। और पूर्ण रोजगार का क्लासिकीय संस्करण मौसमी बेरोजगारी और संघर्ष जनित बेरोजगारी से संगत है, तो बात तो ये भी ठीक है। और नहीं, हाँ, बात ये भी ठीक है। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मौद्रिक मजदूरी में कटौती की वकालत की। आपको पीगू साहब याद आ जाने चाहिए। सो जितने लोग भी आपसे नंबर सी बोल रहे हैं कि 1 3 4 सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि त्वरक मापा जाता है, कमेंट करके बता दीजिए कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, और त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, कमेंट करके बताइए। अब मैं 2-3 प्रश्न यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक प्रश्न आप लोग के पेपर में जरूर पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि यहाँ से जितना मैं बता रहा हूँ, एक प्रश्न 100% आपके पेपर में पूछेगा। पहला आपको गुणक याद होना चाहिए, तो गुणक की अवधारणा पूछा जाता है कि गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया, तो गुणक की अवधारणा रोजगार गुणक के रूप में RF कोहन के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, जब प्रारंभिक दौर में अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर बढ़ेगा तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में चल करके रोजगार में कई गुने की वृद्धि होगी। उसी तरीके से गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया, तो ये गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम जो दिया गया था वो RF कोहन के द्वारा रोजगार गुणक के रूप में दिया गया। उसके बाद पूछा जाता है कि गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया, तो गुणक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय निवेश गुणक के रूप में किन्स को जाता है। ठीक है, इन्होंने विकसित किया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में अगर जो प्रारंभिक दौर में निवेश बढ़ाया जाएगा तो जितनी तेजी से निवेश बढ़ रहा है उसका कई गुना तेजी से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। उसके बाद फिर आपको त्वरक की अवधारणा याद आनी चाहिए कि त्वरक क्या बताता है, तो त्वरक पूछा जाता है कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम दिया गया था अफ्तेलियन के द्वारा। किसके द्वारा, अफ्तेलियन के द्वारा, ठीक है। और फिर त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया, तो त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय जेबी क्लार्क को जाता है। एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। फिर गुणक का फार्मूले से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि K = 1/1 - MPC होता है और K = 1/ MPS होता है, ठीक है। एक प्रश्न 100% आपके पेपर में यहाँ से आएगा, है ना। तो त्वरक जो है वो क्या 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 बताता है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, और कोई, ठीक है, चलिए, उपभोग और निवेश में संबंध को बताता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि उपभोग और निवेश में संबंध को बताता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के 2 आधारशिला को दर्शाता है। इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो प्रतिष्ठित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के 2 आधारशिला को दर्शाता है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। मंजुला शर्मा जी, नैना यादव जी, रश्मि तिवारी जी, ललिता जी, मोनिका जी, सुनीता शर्मा जी, रिंकू जी, तस्नीम खान जी, अनुज शाह जी, ठीक है, सर्वेश जी, सुनीता शर्मा जी, प्रतिमा जी, रोशनी जी, कैलाश जी, भगवंती जी, अक्षय गौरी जी, ठीक है। बहुत तेजी से सबका उत्तर आ रहा है, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है यार, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक तो कर दो। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अगर जो बात करें तो जेबी से का नियम पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, और मुद्रा परिमाण का सिद्धांत जो फिशर ने दिया था, जिसके अंतर्गत कहा था कि
अर्थव्यवस्था में अगर जो मुद्रा पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर 2 गुना और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है? अब आप कहेंगे कि गुरुजी, से ने कहा कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। चलिए बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक से के बाजार नियम से संबंधित है? तो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें टेक्निकल है, इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ और जेबी से को एक ही जगह पे कंबाइन कर देते हैं। लेकिन जेबी से साहब ने थोड़ी सी बात अलग कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करेगी और अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता और दीर्घकाल जैसी स्थिति तो होगी, लेकिन अर्थव्यवस्था खुली नहीं होगी, अर्थव्यवस्था बंद होगी। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, खुली अर्थव्यवस्था नहीं, बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हैरड डोमर मॉडल में खुली अर्थव्यवस्था की बात की जाती है कि बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाती है? कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, कि किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा उस बिंदु पे निर्धारित होगी जहां पे, तो किन्स साहब ने एक पुस्तक लिखा था, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि देखिए, अगर जो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, तो हमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति को बढ़ाना चाहिए, और जहां पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाएगी, वहीं पे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। चलिए भाई, एक प्रश्न यहां से भी आप लोग के पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। और सापेक्ष आय परिकल्पना की बात ड्यूजनबरी साहब कहते हैं कि एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की लाइफस्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में अपने आय का एक बड़ा भाग उपभोग कर देता है, इसलिए उसकी बचत क्षमता कम हो जाती है और वो फिर दरिद्र हो जाता है। ठीक है, सो सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबरी साहब ने दिया, जिसमें कहा कि गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की लाइफस्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में अपने आय का बड़ा भाग उपभोग कर लेता है, ऐसी स्थिति में उसके निवेश कम हो जाती है। ठीक है, और निवेश कम होती है तो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। उसके बाद पूंजी स्टॉक समायोजन मॉडल की बात करें तो ये मैथ्यूज ने दिया था, RCO मैथ्यूज ने दिया था। NAIRU की अगर जो बात करें तो ये इसका संबंध किससे है? फ्रीडमैन से है, इजी सी बात है। और क्रय शक्ति क्षमता बहुत बार बताया हूं कैसल साहब ने, तो जो भी आप 2, 1, 4, 3 सुमेलित कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि आय में 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि से बचत में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पे क्या असर पड़ेगा? अब बताइए, हम आपसे कहते हैं कि कॉपी पेन आप पास में लेकर के बैठा करिए, लेकिन फिर भी आप हमारी बात को नहीं मानते हैं। अगर जो इस प्रश्न का फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे एग्जाम में करेंगे? कॉपी पेन पास में रखिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को लिखिए, है ना, केवल सुनने वाली बात नहीं, थोड़ी बहुत चीजों को लिखा भी करिए। तो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में अगर जो प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर जो आपको निकालना है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अगर जो आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा आय में प्रतिशत परिवर्तन, आय में परिवर्तन अपान निवेश में परिवर्तन, अपान निवेश में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन, यही तो होता है ना परिवर्तन, इनटू क्या होता है? 100 होता है, इनटू 100। तो लिख लीजिएगा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन अगर जो आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि आय में परिवर्तन अपान निवेश में परिवर्तन इंटू 100। ठीक है, तो चलिए अब लिख लीजिए, ये देख लीजिए कि आय में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि से बचत में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो आय में परिवर्तन कितना हो रहा है? तो 5,000 करोड़ है
और 5,000 करोड़ में से आप कितना निकालेंगे, 500 करोड़ निकालेंगे। अपान ये निवेश में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो निवेश में परिवर्तन हो रहा है आपका 5,000 करोड़। निवेश में परिवर्तन कितना हो रहा है, 5,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद कर दीजिए 100, तो क्या उत्तर आ जाएगा, 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये 45,000 आ जाएगा। 45,000 अपान 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 बचे 45, यानी ये लगभग 90% हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये डबल जीरो है तो इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय घाटे के मुख्य दुष्प्रभाव क्या है। भारत में वित्तीय घाटे के दुष्प्रभाव क्या है? बताइए भाई। भारत में वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटे का मतलब क्या है? वित्तीय घाटे का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करे। सरकार आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करे। अब जब सरकार आय से ज्यादा व्यय करेगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। अब जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो सबके पास पैसा चला जाएगा, सबकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। सबकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो सभी लोग मांग को बढ़ा देंगे, और मांग के अनुसार अगर जो उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा, पूर्ति में वृद्धि नहीं होगा, तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी। और जब वस्तु की कीमतें बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मूल्यों में स्फीति की वृद्धि, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अब देखिए, वित्तीय घाटे का मतलब ये होता है कि सरकार अपने आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय कर रही है। जैसे मान लीजिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में डाल दी, तो 50,000 करोड़ अर्थव्यवस्था में डाल दी, तो ये पैसा एक लोग के जेब में थोड़ी रहेगा, धीरे धीरे सबके पास चला जाएगा। सबके पास चला जाएगा, सभी लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे, मांग बढ़ेगा, उस अनुसार पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी। वस्तु की कीमत बढ़ जाएंगी तो मूल्यों में स्फीति की वृद्धि होगी, मतलब अर्थ मुद्रा स्फीति आ जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन गलत है भाई, इसमें से कौन सा कथन गलत है बताइए। विजय लक्ष्मी जी, पुष्पा देवी जी, अभिजीत जी, वृष्टि शर्मा जी, शुभांकर कश्यप जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, कृष्णा मिश्रा जी, रंजू जी, उत्कर्ष चौहान जी, लाल बहादुर जी, सभी लोग वीडियो को लाइक तो कर दो यार। इतने सारे लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं क्लास, उतना भी लाइक नहीं है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, तो सी बोल रहे हैं तो बताइए। तो देखिए, एडम स्मिथ ने कहा कि जो कर लगाया जाता है वो 4 तरीके से लगाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 5 दिया गया है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है ना, तो एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 नियम दिए थे, और उस नियम में उन्होंने सबसे पहला दिया था समता का नियम। उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार टैक्स इस तरीके से लगाए कि सबका त्याग समान हो। ठीक है, फिर उन्होंने कर लगाने का निश्चितता का नियम दिया था। किसका नियम दिया था? निश्चितता का नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, सरकार को एक कर निश्चित, एक कर की दर और समय की दर निश्चित कर देनी चाहिए, ताकि जो करदाता है उनको कर देने में आसानी हो। फिर उन्होंने कर के संदर्भ में सुविधा का नियम दिया, तो जिसके अंतर्गत एडम स्मिथ ने कहा कि देखिए, सरकार को इस तरीके से कर लगाना चाहिए कि जब टैक्स पेयर कर को चुकाए तो कर चुकाने में उन्हें सुविधा हो। और लास्ट वाला जो उन्होंने नियम दिया था उसे मितव्ययता का नियम बोलते हैं, या उसे कंजूसी का नियम भी बोलते हैं। मितव्ययिता, उन्होंने कहा कि देखिए भैया, सरकार को कम से कम टैक्स लगाना चाहिए ताकि निजी निवेश में कमी ना आए। सो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 नियम दिए थे। समता का नियम कि कर सबको समान रूप से देना चाहिए। निश्चितता का नियम, सभी लोग निश्चित, अगर जो कर का अमाउंट निश्चित हो जाएगा, समय निश्चित हो जाएगा, तो करदाता आसानी से कर दे पाएंगे। सुविधा का नियम, सरकार को ऐसा कर लगाना चाहिए जो सुविधाजनक हो। और मितव्ययता का नियम, अर्थात सरकार को कम से कम कर लगाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, सार्वजनिक व्यय में विस्थापना और संकेंद्रण की संकल्पनाओं का श्रेय जाता है। अब देखिए, जिसने थियरी पढ़ा है
उसको इस प्रश्न का उत्तर बस सामने दिख रहा होगा, है ना। जिसने थियरी पढ़ा होगा उसको ये प्रश्न उसके आंखों के सामने दिख रहा होगा, उत्तर दिख रहा होगा। जो नहीं पढ़ा होगा उसको लगेगा ये कहाँ से प्रश्न आ गया। ठीक है, तो देखिए अगर जो आपने नहीं पढ़ा है सार्वजनिक व्यय के नियम के अंतर्गत वाइजमैन और पिकाक को, तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इजी सी बात मैं बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा, थोड़ा मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा कि वाइजमैन और पिकाक ने ये कहा कि देखिए जब अर्थव्यवस्था में आपात आता है, अर्थव्यवस्था में जब आपात आता है या अर्थव्यवस्था में जब युद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में उस देश की जो सरकार होती है ना, वो कर की दर को बढ़ाती है, कर की दर को बढ़ाती है। ठीक है, और कर की दर को बढ़ाती है तो साथ ही साथ वो सार्वजनिक व्यय को भी बढ़ा देती है, अर्थात सार्वजनिक व्यय को भी बढ़ा देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन पे भी सरकार व्यय करती है। लेकिन जैसे ही आपात और युद्ध की स्थिति खत्म हो जाती है, वैसे ये कर की दर और सार्वजनिक व्यय को कम नहीं किया जाता है, बल्कि उसी स्तर पे छोड़ दिया जाता है। अर्थात कर की दर और सार्वजनिक व्यय का विस्थापन हो जाता है पुराने स्तर से नए स्तर पे, इसी को विस्थापन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, सो आप ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि वाइजमैन और पिकाक ये बताते हैं कि जब देश में या राज्य में आपात या युद्ध की स्थिति आती है तो सरकार अपने कर की दर और सार्वजनिक व्यय को दोनों को बढ़ाता है। लेकिन एक बार जब आपात और युद्ध की स्थिति समाप्त हो जाती है, अर्थात संकट की स्थिति समाप्त हो जाती है, तो उसके बावजूद भी सरकार जो नई कर लगाई थी उसको पुनः वापस नहीं करती है। जो नया व्यय जिस तरीके से सरकार करती है उसे नए पुराने स्तर पे फिर नहीं लाती है, अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर पे क्या हो जा रहा है, कर का विस्थापन हो जा रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है, इसमें से कौन सा कथन गलत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, सो अब इस प्रश्न की बात करें, आपको सफलता तीन चीजें देंगी। पहला आपका हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, दूसरा कंसंट्रेशन का लेवल कि कितना कंसंट्रेट होकर के एग्जामिनेशन हॉल में आप प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं, और तीसरा आपका धैर्य, कंसंट्रेशन, धैर्य और कड़ी मेहनत। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर जो आप कभी भी किसी भी सेक्टर में अगर जो आप सफल होना चाहते हैं तो ये तीनों चीजें होने की जरूरत, तीनों चीजें जरूरी है। और मैक्सिमम लोग जो जिंदगी में अपने सपनों को पाने के लिए दौड़ रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग ये तीनों चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। मैक्सिमम लोग ये तीनों चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत लोग तो बस क्लास देख रहे हैं, आधा दिमाग इधर है आधा दिमाग उधर है ना। तो अगर जो वाकई में जिंदगी में आपको सफलता चाहिए ना, तो तीन चीजों को अपना ही लीजिए। पहला कठिन परिश्रम, हार्डवर्क, हार्डवर्क का मतलब कि आप लंबे समय तक पढ़िए। उसके बाद कंसंट्रेशन से प्रश्न को पढ़िए और धैर्य बना करके प्रश्न को पढ़िए। इतना करिए तभी जाकर के चीजें बेहतर हो सकती है, नहीं तो हवा हवाई में तो चीजें चलती रहेंगी। जैसे इस प्रश्न की हम बात करें तो देखिए, क्षतिपूरक व्यय का अर्थ होता है बचत का बजट, नहीं बचत का बजट नहीं होता है, उसे हम लोग घाटे का बजट बोलते हैं, घाटे का बजट बोलते हैं, घाटे का बजट बोलते हैं। और घाटे के बजट का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करता है, इससे मुद्रास्फीति भी आ सकती है। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा है। अच्छा सा प्रश्न है, क्या उत्तर आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई कह रहा है सर परिवार की और घर की भी टेंशन रहती है। तो हम मनुष्य जो है ना, वो टेंशन होता नहीं है, दिमाग में बना लेते हैं। जो चीजें आप सोचते हैं, जितना बुरा आप सोचते हैं, परिस्थिति उतनी भी गड़बड़ नहीं होती है। अगर जो आप अपने आप को देखेंगे, समाज को देखेंगे, तो लाखों लोग ऐसे मिलेंगे कि जिस जिस परिस्थिति में आप हैं उससे भी बदतर स्थिति में वो हैं, और वो मेहनत कर रहे हैं और वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बस दिमाग का भ्रम है कि हाँ हाँ ठीक है, पारिवारिक जिम्मेदारी होती है और इसके लिए भी आपको कैपेबल होना चाहिए, परिवार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि ओवर थिंकिंग के शिकार, कि हमारे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। जिंदगी में इच्छाओं की समाप्ति कभी नहीं होने वाली है ना।
जितना है उतने में अपना बेस्ट दीजिए, जो कर सकते हैं उतना करिए, जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाएगा। परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। सबके पास क्या है, कुछ ना कुछ समस्याएं। क्या उत्तर आ रहा है? किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है कि नहीं है? किसी का एंगेजमेंट हो गया तो फिर लड़का ठीक नहीं लग रहा है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा है? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि देखिए भैया, सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर होना चाहिए, है ना। आपसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने ये कहा था कि देखिए भैया, जहां पे टैक्स पेयर की सीमांत त्याग जो इस लाभ प्राप्त करेंगे उसके बराबर होना चाहिए, अर्थात सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर होना चाहिए। लाभ कौन प्राप्त करेगा? जब सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पैसा अर्थव्यवस्था में खर्च करेगी। और त्याग कौन कर रहा है? जो टैक्स पेयर है। तो चलिए अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का सदैव उचित आकलन नहीं किया जा सकता है। बात बिल्कुल ठीक है भैया। अगर जो मान लीजिए कि 20 रुपए के ब्रेड का पैकेट आप खरीद रहे हैं और 20 रुपए के ब्रेड का पैकेट आमिर खान खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आमिर खान के पास तो बहुत पैसा है, वो अगर जो 5 रुपया टैक्स देंगे तो उनके लिए उस 5 रुपए का कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए 5 रुपए का महत्व है। तो ये तो बात ठीक है। उसके बाद देखते हैं, सार्वजनिक व्यय तथा करारोपण को बहुत छोटी इकाइयों में मापा जाना चाहिए। बात ये भी सही है, बात 100% ठीक है। और यह स्थैतिक स्थिति की मान्यता पे आधारित होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मसग्रेव द्वारा प्रस्तुत सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस पे आधारित है? बताइए भाई। इस प्रश्न का उत्तर करिए। बट जब जिंदगी में बहुत सारी हताशा लगे, बहुत ज्यादा परेशानी होना, तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि कुछ ऐसी शक्तियां होती है ना, जो जिंदगी में सब कुछ ऑटोमेटिक नॉर्मल कर देती हैं लाइफ में। जैसे ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग हैज ऑलरेडी रिटन। बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिंदगी में जिसमें आपका कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप क्या होते हैं कि उस तरफ चले जाते हैं, है ना। सो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग हैज ऑलरेडी रिटन। मेहनत करिए, जो कर सकते हैं वो करिए, बाकी तो सब ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? कि मसग्रेव द्वारा प्रस्तुत अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत में क्या कहा गया? तो मसग्रेव ने कहा था कि मसग्रेव ने कहा था कि सामाजिक लाभ तब अधिकतम होगा, सामाजिक लाभ तब अधिकतम होगा जब सीमांत सामाजिक लाभ तथा सीमांत सामाजिक त्याग क्या होगा? बराबर होगा। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, स्टडी इन पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता एवं सीमांत अनुपयोगिता पर। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। करों का भुगतान करने की योग्यता के सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों में समान रूप से वितरित होना चाहिए, यह संदर्भित करता है। ये तो बच्चों वाली बात है ना। समानता का सिद्धांत यही बताता है ना कि देखिए भैया, जो जो जितना अमीर है उसको उतना ज्यादा कर देना चाहिए, जो गरीब है उसको कम कर देना चाहिए। तो योग्यता के आधार पे, अर्थात अगर जो आप अमीर हैं तो आप ज्यादा टैक्स दीजिए। जैसे देखिए, सेलिब्रिटी 5-5 करोड़ टैक्स देते हैं, है कि नहीं है? तो करों की भुगतान करने की योग्यता के सापेक्ष करारोपण सभी नागरिकों में समान रूप से वितरित होना चाहिए, यह संदर्भ किसको करता है? समानता का सिद्धांत। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य और शिक्षा किस प्रकार की वस्तु है? स्वास्थ्य और शिक्षा, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं
तो अब अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। हम रोज क्लास लेते हैं, तब तक क्लास लूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंटेंट तो मैं आपको इतना दूंगा कि अगर जो आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, आपको 20 25 30 50 क्लासेस पढ़नी होगी, तब जा करके आपको एक तरीके से इकोनॉमिक्स की रिदम समझ में आएगी, है ना। और एक बार इकोनॉमिक्स की रिदम को समझ लिए फिर आसान इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करें तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्या होती है, मेरिट वस्तुएं होती हैं। मेरिट वस्तु क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जो समाज के लिए जरूरी होती हैं और जिसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार को होती है। जिम्मेदारी सरकार के पास होती है, ठीक है, सरकार के पास होती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, तो भारत में अगर जो बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। तो ये मेरिट वस्तु हो गया। निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग करने के लिए आप खुद भुगतान करते हैं। जैसे आपका जो मोबाइल है तो मोबाइल आपका निजी वस्तु हो गया। जैसे आपका कार है, आपके पास बाइक है तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई। जैसे आपके पास फ्रिज है तो आपकी निजी वस्तु हो गई। सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार हो। जैसे सड़क हो गया, सार्वजनिक वस्तु हो गया। सेना हो गया, सार्वजनिक वस्तु हो गया। पुलिस हो गया, तो पुलिस और सेना सबके लिए है ना, केवल एक लोग के लिए थोड़ी है। तो ये सार्वजनिक वस्तु हो गई। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला सार्वजनिक पुस्तकालय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, बात सही है। जिंदगी में कुछ क्षति ऐसी होती है जो पूरी जिंदगी भर रिकवर नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी इंसान क्या करेगा, अगर जो आपको जीना है तो आपको मेहनत करना है। आप एक जीव मात्र है, सारी चीजें इंसान के अनुसार होती नहीं है ना। तो छोटी सी बात है, कोई भी चीजों को कहना बहुत आसान होता है लेकिन चीजें जिसके ऊपर गुजरती हैं वो काफी कठिन वक्त होता है और वो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी जीना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मनुष्य की यही सच्चाई है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय आपकी योग्यता वस्तु होती है। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में वही पढ़ पाएगा जो योग्य होगा। अगर जो आपको पढ़ने आएगा तभी तो आप सार्वजनिक पुस्तकालय का लाभ उठा पाएंगे। अगर जो नहीं पढ़ने आएगा तो कैसे उठा पाएंगे, आप योग्य ही नहीं रहेंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय एक योग्यता वस्तु होती है। अगला प्रश्न कि वह बजट जिसमें उसकी कर आय और व्यय बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं, क्या उत्तर होगा। चलिए, और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे एक रणनीति के तहत सारी चीजें दी जा रही हैं। कंप्लीट थियरी, कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर, करंट, इन सारी चीजों को जिस तरीके से बोल रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करिए। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे ना, सी बोलेंगे ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं संतुलित बजट, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो देखिए, वह बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय बराबर हो, अर्थात सरकार जितनी आय प्राप्त कर रही है उतनी ही अगर जो व्यय करे तो इसे संतुलित बजट कहा जाएगा। संतुलित बजट कहा जाएगा, संतुलित बजट कहा जाएगा। ठीक है।
और अगर जो हम आपसे कहें कि सरकार की जितनी आय है उससे ज्यादा सरकार व्यय कर रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाएगा, घाटे की वित्त व्यवस्था। और अगर जो सरकार अपनी आय से कम व्यय कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? बचत का बजट बोलेंगे, बचत का बजट। ये प्रश्न पूछा जाता है आप लोग के पेपर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर सरकार की आय और व्यय बराबर है तो इसे संतुलित बजट कहा जाएगा। सरकार अपनी आय से ज्यादा व्यय कर रहा है तो इसे घाटे की वित्त व्यवस्था बोलेंगे। सरकार अगर जो अपनी आय से कम व्यय कर रहा है तो इसे बचत का बजट बोलेंगे। तीनों बातें ध्यान रखिएगा, आप लोग के पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय योजना किस लिए है? अंत्योदय योजना किस लिए है भाई, बता दीजिए आप लोग, अंत्योदय योजना किस लिए है? और सभी लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रोज क्लास होती है आपकी 7:10 पर मैं लाइव आता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अंत्योदय योजना की शुरुआत कब होती है? तो अंत्योदय योजना तो अब रट गया होगा, कब शुरुआत होती है? दिसंबर 2000 में, दिसंबर 2000 में, ठीक है, अंत्योदय योजना की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत क्यों होती है? इसकी शुरुआत इसलिए होती है ताकि निर्धनों में जो निर्धन है उसको खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड किया जा सके। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अंत्योदय योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में होती है, और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये होता है कि जो निर्धनों में सबसे निर्धन है उसको उसको क्या किया जाए? उसको खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? किस प्रकार की बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहला देखिए, तो पहला तो मौसमी बेरोजगारी है। तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कि मौसम के कारण अगर जो बेरोजगारी है, जैसे आप देखते हैं कि बिहार में बरसात के मौसम में जो पश्चिमी बिहार है वो डूब जाता है, कोसी नदी वहां पे उफान में आ जाती है, तो उस समय वहां पे कोई खेती होती हो नहीं पाएगा। तो साल के 6 महीने में तो वहां पे कोई उत्पादन हो पाता है, लेकिन 6 महीने नहीं हो पाता है। तो इस कारण से एक श्रमिक 6 महीने रोजगार प्राप्त किया है, लेकिन 6 महीने वो मौसम के कारण बेरोजगार हो गया। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि देखिए भैया, संरचनात्मक स्थितियां आपके पास आपकी सही नहीं है, आपकी बाजार व्यवस्था सही नहीं है, तो इससे चक्रीय बेरोजगारी आती है। और उसके बाद प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, मतलब टेक्नोलॉजी की कमी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और लास्ट होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब यही होता है, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी ही पाई जाती है। और संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आपके पास आपकी जो निवेश क्षमता है वो कम है, अर्थात आपका उत्पादन का स्तर भी कम है और वस्तु के मांग का स्तर भी कम है, ठीक है। और बाजार की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, आपको बहुत अच्छा बाजार नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए, आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो गेहूं, आलू, इन सब का उत्पादन होता है ना, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप 2-2 रुपए में गोभी का फूल बेचते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई खरीदने वाला नहीं होता है। आलू 5-5 रुपया पर केजी बिकता है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता है। प्याज 10-10 रुपया पर केजी बिकता है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता है। और एक समय ऐसा आता है कि वही आलू 60 रुपया केजी मिलता है, वही प्याज 80 रुपया केजी मिलता है, वही टमाटर 100 रुपया केजी मिलता है। तो ये क्यों होता है? बाजार की अपूर्णता के कारण होती है। तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है ना, वो पूंजी की कमी और बाजार के अपूर्णता के कारण आती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है भाई, बताइए। ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है।
तो घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम बार श्रम शक्ति से जुड़ता है तो उसे काम मिलने में क्या लगता है, समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा काम करें जो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया है, तो जब आप शुरुआती दौर में जाएंगे तो पहले आपको प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी ना, तब तो जाकर के आप वहां पे कुछ उत्पादन कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब तक आपको प्रशिक्षण नहीं मिला है तब तक आप क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी के शिकार हैं। अर्थात घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न तब होगी जब कोई प्रथम बार श्रम शक्ति से जुड़ता है तो उसे काम मिलने में समय लगता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम है। बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई। ग्रामीण नवयुवकों के स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। इजी सी बात है, क्या बोल रहे हैं, ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात ट्राइसेम की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कब चलाया गया, अर्थात ट्राइसेम कब चलाया गया, 1979 में। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो बच्चे गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको हम लोग प्रशिक्षण देंगे ताकि वो खुद का रोजगार क्रिएट कर पाए, अर्थात स्वरोजगार प्राप्त कर पाए। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात IRDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए क्या किया जाता है, बताइए। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए क्या किया जाता है भाई। इजी सी बात है, डी बोल रहे हैं, IRDP की बात हो रही है। तो IRDP के अंतर्गत जो छोटे किसान होते हैं, जो सीमांत किसान होते हैं, जो खेतीहर मजदूर होते हैं या जो ग्रामीण कारीगर होते हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि IRDP अर्थात ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान कराए जाते हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति 2009 निम्न उद्देश्यों को लेकर के बनाई गई थी, बताइए भाई। आसान सा प्रश्न है ये। एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कौशल नीति कब से लागू हुआ। राष्ट्रीय कौशल नीति अर्थात ये जो कौशल विकास राष्ट्रीय नीति 2009 में आई थी, ये लागू कब हुई, तो ये लागू हुआ था 2015 में। शायद कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, उसी में ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, आप लोगों ने देखा ये। अब इसमें कितना सफलता मिला है कितना नहीं मिला है वो बात की बात है, लेकिन ठीक है, सरकार की ये पहल थी कि कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति 2009 में, जो राष्ट्रीय नीति 2009 में बनाई गई थी उसका उद्देश्य था बेहतर कौशल एवं ज्ञान के द्वारा सभी व्यक्तियों को सशक्तिकरण प्रदान करना, अर्थात लोगों का कौशल विकास करना। और इसे लागू कब कब किया गया, 2015 में किया गया। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कोई भी नहीं है, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सके, समझ सके और सफलता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है एक क्रम से, हिंदी माध्यम में ही मैं पढ़ाता हूँ। मेरे द्वारा ही एप्लीकेशन पे एक क्रम से सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ
यहाँ पे कंप्लीट मैं अपनी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को आप एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, यार प्रश्न कहाँ से बनेगा, सारी चीजें आपकी यहीं से कवर हो जाएंगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई 4.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे, उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केडीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। जो लोग भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल और लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़िए।